Hello everyone. Today we are going to discuss about chloramphenicol. क्लोराम्फेनिकॉल का अनदर नेम जो है क्लोरमाइसिटीन है, वो मैं बताऊंगा क्यों है। सबसे पहले इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर इसको देखेंगे केमिकली सिंथेसाइज किस टाइप से होगा ये, फिर उसके बाद इसके यूजेस देखेंगे, क्योंकि केमिकली सिंथेसाइज कर रहे हैं तो इसका मेन यूज क्या है, क्यों इसको सिंथेसाइज करना पड़ रहा है, तो इस अगर कर रहे हैं तो इसके कुछ ना कुछ यूज भी होंगे। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो क्लोराम्फेनिकॉल है एक एंटीबायोटिक है और ये वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्योर करता है या फिर इनहिबिट करवा देता है उनकी ग्रोथ को। जो इसका स्पेक्ट्रम है वो स्टैटिक है, मीन्स बैक्टीरियोस्टैटिक है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स स्टैटिक वर्ड जहां भी यूज होगा वो इनहिबिट कर रहा होगा किसी ना किसी चीज को, और जहां सीडल वर्ड यूज होगा वहां किल, सीडल मीन्स किल करता है। तो ये स्टैटिक इनहिबिट करता है ग्रोथ को बैक्टीरिया की। जो ये क्लोराम्फेनिकॉल था ये आइसोलेट हुआ था 1947 में। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल में प्रेजेंट था, वहां से आइसोलेट हुआ था। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ये था कि स्टेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ये नेचुरली सिंथेसाइज करता था इसे। बाद में हमें लार्ज स्केल पे इसकी जरूरत पड़ी तो हमने इसे केमिकली सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया। अब इसे सिंथेसाइज क्यों किया, इसका जो मोड ऑफ एक्शन था, क्या था ऐसा जो इसे सिंथेसाइज करना पड़ा। इसका मोड ऑफ एक्शन ये था, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, जैसे आपने और एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन देखा होगा, एक कंप्लीट कलेक्टिवली क्लासिफिकेशन देखा होगा कि कुछ जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करवा रहे हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन की लीकेज करवा रहे हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो डीएनए आरएनए की मिसरीडिंग करवा रहे हैं। तो उसी में से ही एक ये भी है ड्रग जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करवाती है। अभी जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, किसी कहीं भी ये राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये जो बेसिकली ये जो ड्रग है ये जाके एक्ट करेगी बैक्टीरियल राइबोसोम पे। बैक्टीरियल राइबोसोम जो उसकी राइबोसोम की दो यूनिट होती हैं, तो जो बैक्टीरियल राइबोसोम है उस पे भी ये 50S जो सब यूनिट है उसको जाके इंटरेक्ट कर देगी या फिर उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगी, और उसके बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी उसकी चैन जो इलोंगेट हो रही थी उसको बीच से इंटरप्ट करवा देगी। मेन इसका मोड ऑफ एक्शन ये होता है। अब सिंथेसिस देख लेते हैं इसकी। सिंथेसिस में जो हमारा इनिशियल मटेरियल जो होगा वो हमारा होगा पैरा नाइट्रोएसिटाफिनोन। पैरा नाइट्रोएसिटाफिनोन नेमिंग देख लेते हैं इसकी किस टाइप से हुई है। जो ये फिनाइल रिंग है हमारी, इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ इसमें एसिटो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए पैरा नाइट्रो एसिटोफिनॉन ये हो गया। इसको हम इसका ब्रोमिनेशन करवा देंगे। ब्रोमिनेशन में हैलोजन से करवाएंगे। हैलोजन में पता ही होगा पूरी उसकी चार्ट, फूल खिले बाहर आई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब चीजें। तो इसका हम हेलोजिनेशन करवाएंगे। तो हेलोजिनेशन में हम Br2 लेंगे, ये Br के दो मॉलिक्यूल्स हैं, Br2 लेंगे हम। तो जब भी हेलोजिनेशन करवाएंगे तो क्या होता है, जब रिएक्ट करता है तो एक H को ले जाके अपने साथ बाय प्रोडक्ट में निकाल देगा। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा। ये जो COCH3 है, ये यहाँ ये COCH3 जो है CH2 रह जाएगा, यहाँ से एक H जो है इस Br के एक मॉलिक्यूल के साथ बाहर निकल जाएगा और Br का एक मॉलिक्यूल इसके साथ जाके ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ये कंपाउंड ये वाला बनेगा, इसकी फॉर्मेशन होगी, ये होगा पैरा नाइट्रो फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड, ये चीज बनेगी। उसके बाद फर्दर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे हेक्सामीन से। अब हेक्सामीन से रिएक्ट करवाने का हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है कि इसमें किसी भी तरह से ग्रुप सब्स्टिट्यूट करके अमीनो ग्रुप ऐड करवाना। अब अमीनो ग्रुप जब हम इसमें ऐड करवाएंगे तब सिर्फ इसमें एक ही वो रहेगा कि तभी ये रिएक्शन फर्दर कैरिड आउट होगी। अगर अमीन ग्रुप नहीं होगा इसमें तो कैरिड आउट नहीं होगी। तो इसमें हमें किसी भी तरह से अमीन ग्रुप ऐड करवाना होता है। तो जो हेक्सामीन है, हेक्सामीन जो है CH2 का होल 6N4 ये होता है। तो अब जब इससे रिएक्शन करवाएंगे तो किसी ना किसी चीज की प्रेजेंस में होगी। अब वो किसी ना किसी चीज की प्रेजेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये पूरी रिंग ऐसे ही रहेगी। ये देखिए पूरी रिंग ऐसे ही है, ये CH2 तक पूरी रिंग ऐसे ही रहेगी। ये जो Br ग्रुप है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, अमीन ग्रुप आके लग जाएगा। तो इसका नाम होगा अल्फा अमीनो पैरा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। अब ये अल्फा अमीनो नाम कैसे पड़ा इसका,
अल्फा अमीनो नाम ऐसे पड़ा है, ये जो अमीन ग्रुप है ये एक फंक्शनल ग्रुप है। अब जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन के पहले कार्बन के साथ जुड़ेगा तो जो पहला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन कहलाया जाएगा। मतलब कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप है, किसी भी कार्बन के साथ जुड़ा है, वो कार्बन पहला है तो उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देख लो, ये NH2 ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप जो है अमीन, ये पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए अल्फा अमीनो पैरा नाइट्रो एसिटो फिनॉल, ये नाम है इसका। नेक्स्ट उसमें स्टेप में देखेंगे इसका एसिटाइलेशन होगा। एसिटाइलेशन में मींस इसमें जो है एसिटिक एसिड जो है बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाएगा, और जो एसिटाइलेशन होगा ये एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होगा। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O, ये इसके साथ रिएक्ट करवा के एसिटिक एसिड जो है बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो कंपाउंड जो बनेगा वो ये बनेगा कि ये NO2 फिनाइल रिंग C डबल बॉन्ड O और CH2, यहां तक ऐसा ही रहेगा। ये जो NH2 है यहां से एक H जो है ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ सिर्फ NH बचा, तो ये NH हमने लिख दिया। अब यहाँ दो मॉलिक्यूल थे CH3CO, ये होल ट्वाइस है ना, दो मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है इसके साथ ऐड होगा, तो CO CH3 यहाँ पर ऐड हो गया NH के साथ। अब NH का जो एक H निकला था बाहर और एक मॉलिक्यूल इसका है CO CH3 और एक ये O और एक NH2 का H, ये बाहर निकला था, तो ये CH3OH जो है बाहर हो जाएगा। नाम जो इसका होगा वो ये होगा पैरा नाइट्रो एसिटो अमाइडो एसिटो फिनॉल, ये नाम इसका होगा। फर्दर इसको रिएक्ट करवाएंगे हम फॉर्मल्डिहाइड की प्रेजेंस में। फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ रिएक्ट कर, उसकी प्रेजेंस में हम रिएक्ट करवाएंगे फॉर्मल्डिहाइड को। अब फॉर्मल्डिहाइड का सीधा सीधा है HCHO, तो यहां पर पहले ही दिमाग में एक ग्रुप बना लेना है। यहाँ CH2OH, एक H की जरूरत है यहाँ पर, जिससे CH2OH कंप्लीट होगा। तो सिर्फ इतना होगा इसमें कि जो यहाँ पर CH2OH है, तो यहाँ जो CH2 था ना, ये CH2 का एक H जो है इसके साथ जुड़ के CH2OH कंप्लीट कर लेगा। फिलहाल यहाँ CH2OH कंप्लीट हो गया, तो यहाँ क्या बचा C डबल बॉन्ड O CH NH CO CH3, तो यहाँ पर वही होगा C डबल बॉन्ड O CH, CH2 फॉर्म कर लिया था वो यहाँ जुड़ जाएगा और बाकी का जो ग्रुप है वो ऐसे ही ऐड हो जाएगा NHCO CH3। ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया हमारा। अब ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। अब इस इंटरमीडिएट को हम रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन क्यों करवाएंगे? क्योंकि हमें ये डबल बॉन्ड तोड़ना है। अब हमने ये डबल बॉन्ड तोड़ना है तो हम इसको रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? रिडक्शन जिससे करवाएंगे वो होगा क्या नाम, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? वो रिडक्शन होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3CHOH CH3, इसकी प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो एक डीएल आइसोमर फॉर्म कर लेगा। डीएल आइसोमर सिर्फ और सिर्फ इतना होगा इसमें कि जो डबल बॉन्ड टूटेगा H और OH आएगा, बाकी पूरा जो कंपाउंड बना था वो ऐसे ही रहेगा, इसको ही डीएल आइसोमर बोलेंगे। फर्दर इसको रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस होगा। एसिड हाइड्रोलिसिस वर्ड से ही पता चल रहा है, एसिड भी है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मींस वाटर भी है, तो एसिड जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और वाटर H2, ठीक है। तो इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, पूरी रिंग ऐसे ही रहेगी यहाँ तक, ये यहाँ तक पूरी रिंग ऐसे ही रहेगी। उसके बाद जो CH है इसका, ये H यहाँ ऊपर पहुंचा देंगे, ये पहुंच गया ऊपर, और ये जो NH है इसके साथ HCl का एक H रिएक्ट करके NH2 फॉर्म कर लेगा और इसको नीचे ले आएंगे। और ये जो CH2 है ये एज इट इज रहेगा, बाय प्रोडक्ट में जो हमारा निकलेगा वो ये होगा CH3CO, और ये HCl का H तो निकल गया था, Cl बचा है, तो यहाँ पर CH3CO Cl निकलेगा बाहर, ये निकल गया। अब यहाँ पर हमारा क्लोरामफेनिकॉल बेस बनके तैयार हो गया। अब लास्ट जो स्टेप है हमारा, इसमें हम सिर्फ रिजोल्यूशन करवाएंगे और दूसरा जो है डाइक्लोरोमिथाइल एसीटेट से रिएक्ट करवाएंगे। जो रिजोल्यूशन होगा, रिजोल्यूशन सपोज हमारा ये OH ग्रुप लगा हुआ है और ये H ग्रुप लगा हुआ है, तो ये चीज हमारी पलट जाएंगी, OH ग्रुप ऊपर आ जाएगा, H ग्रुप नीचे आ जाएगा। तो सेम इस कंडीशन में भी यही होगा कि जो हमारा OH ग्रुप था ये ऊपर, ये वाला नीचे, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये जो नीचे NH2 ग्रुप था, ध्यान देना, NH2 ग्रुप जो है इसमें से एक H निकल जाएगा, यहां पर क्या बचा, NH। अब जो डाइक्लोरोमिथाइल एसीटेट था हमारा Cl2CHCOOCH3,
यहां से सिर्फ इतना जो है ये जुड़ेगा COCHCl2 इस NH2 के साथ। ये NH2 सिर्फ एक NH बचा है, एक H बाहर निकल चुका है, तो NHCOCHCl2 ये यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। CH2OH ये ऐसे ही रहेगा। अब हमारे जो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बच्चा जो है वो निकल जाएगा। क्या बचा है? CH3O और एक यहाँ NH2 से H निकला था, तो CH3OH ये बाहर निकल जाएगा हमारा। यहाँ पर हमारा क्लोरामफेनिकोल बन गया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्लोरामफेनिकोल हमें सिंथेसाइज करना क्यों पड़ा, क्या जरूरत थी जो हमें सिंथेसाइज करना पड़ा। तो जो क्लोरामफेनिकोल है ये वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में मैंने बताया था कि इसको दिया जाता है। इसका यूजेस देख लेते हैं। यूजेस से पहले कुछ बातें हैं जो ध्यान में होनी चाहिए, वो ये होती हैं कि जो क्लोरामफेनिकोल है वो किसी को ऐसे ही नहीं दिया जाता। क्लोरामफेनिकोल क्योंकि बहुत ज्यादा फैटल टॉक्सिसिटी मतलब घातक टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है, क्योंकि ये सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है। सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कॉज करने की वजह से ही इसको रेयरली दिया जाता है बहुत, जब अदर एंटीबायोटिक्स जो हैं वो रेजिस्ट कर चुके हो तब दिया जाएगा। लेकिन अगर इसका अल्टरनेटिव है, मींस अगर इसके अलावा कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है काम कर रहा है डिजीज पे अच्छी तरीके से, तो इसको देने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि किसी भी ऐसी कोई डिजीज है जिसकी हमें इटियोलॉजी नहीं पता और वो नॉर्मल सी डिजीज है, तो उसमें क्लोरामफेनिकोल का यूज नहीं होगा, क्योंकि अदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ट्रीट करने के लिए उस डिजीज को है। फोर्थ पॉइंट में ये होगा कि जो इसका रिपीटेड कोर्स है ना वो नहीं चलेगा, रिपीटेड कोर्स नहीं चलेगा, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्लोरामफेनिकोल है उसको इंटरनल यूज के लिए किसी कॉम्बिनेशन के साथ देना जो है बैन है इंडिया में। तो क्लोरामफेनिकोल के ये थे। अब यूज देखते हैं। जो यूज है इसका सीरियस रिकेट्सियल इन्फेक्शंस में यूज होता है, जैसे कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो गया, टाइफस टाइफॉइड हो गया, उनमें होगा। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस क्या होता है? ये एक इस टाइप के, ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, तो उसमें दिया जाता है। तो उसमें भी क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। पेनिट्रेबिलिटी एज वेल एज ये CFS सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है उसको भी अच्छे से पेनिट्रेट कर जाता है, तो इसलिए वेरियस मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शंस उनमें दिया जाता है। अब ये ये इसलिए जो ये अल्टरनेटिव है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का। क्यों है? क्योंकि पेनिसिलिन एग्जांपल ले लेते हैं, पेनिसिलिन वो रेजिस्ट हो चुकी है, या रेजिस्ट से भी पहले कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो हाईली सेंसिटिव है उसके लिए, तो उन पेशेंट्स में ये क्लोरामफेनिकोल दिया जाता है, क्योंकि वो जो हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं उनमें जो ये मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस है ये उसकी वजह से, न्यूमोकोकाई की वजह से होता है ना, तो जो हाईली सेंसिटिव है तो उस केस में क्लोरामफेनिकोल दी जाती है। उसका अल्टरनेटिव है ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का। आई ट्रीटमेंट में दिया जाएगा। मेन पॉइंट आई ट्रीटमेंट में जो है कंजक्टिवाइटिस। आइटिस मींस इन्फ्लामेशन, जिसके भी पीछे वर्ड आ जाएगा आइटिस, वहां पर इन्फ्लामेशन होगा उसके जो पहला वर्ड है उसमें। कंजक्टिवाइटिस आई से रिलेटेड है, कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। हिपेटाइटिस, हिपे मींस लिवर, आइटिस मींस लिवर में इन्फ्लामेशन। नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन। तो ऐसे ही यहाँ कंजक्टिवाइटिस है। तो कंजक्टिवाइटिस का मींस आंख में, आंख की लेयर में उसमें जाके इन्फ्लामेशन हो जाना। ये ट्रीट क्यों करेगी? क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मीन्स ये होगा कि कितनी हाई एरिया में जो हमारी एंटीबायोटिक है उसने अपना रिएक्ट शो करा है, और उतने ज्यादा से ज्यादा एरिया में जो हमारा बैक्टीरिया है, जो भी बैक्टीरिया था उसके ग्रोथ को या तो इनहिबिट कराए या सीडल में किल कराए। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है। हाईली पेनिट्रेशन, हाईली पेनिट्रेशन का मीन्स ये है जब आई ट्रीटमेंट में देंगे तो ये देखा गया है कि जो आई ट्रीटमेंट में देते हैं तो ये आई के टिश्यूज जो होते हैं, ऑक्यूलर टिश्यूज सेल्स होंगी, तो उनको हाईली पेनिट्रेट करके ये अपना वो अपना जो थेराप्यूटिक एक्शन है वो शो करती है। तो इसीलिए कंजक्टिवाइटिस में इसको दिया जाता है, प्रीफर किया जाता है। और जगह प्रीफर करते हैं जैसे H इन्फ्लुएंजी, प्लेग, कोलेरा, इन सब चीजों में इसको यूज किया जाता है। तो फाइनली क्लोरामफेनिकोल का अभी हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन क्या था, सिंथेसिस क्या था, यूजेस क्या थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इसके जो एडवर्स इफेक्ट है, मेजर एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि सबसे मेन जो इसके एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे,
इंट्रैक्शंस देखेंगे कि किन किन चीज़ों के साथ ये इंटरेक्ट करती है। सब बोलते हैं ना कि क्या नाम, ये वाली दवाई है, ये वाली दवाई खाएंगे, एक साथ खा रहे हैं तो ये रिएक्शन कॉज कर सकती है या रिएक्शन कर जाएगी। तो वही चीज़ देखेंगे कि ये जो हमारी ड्रग है क्लोरामफेनिकॉल, ये किस और अदर ड्रग या किस अदर मेडिकेशंस जो चल रहा है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इंटरेक्ट करने के बाद इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, सप्रेस हो जाएगी या रिएक्ट कर जाएगी ज़्यादा, ये चीज़ हम देखेंगे। तो फाइनली अभी फिलहाल के लिए इतना ही। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, कोई भी स्टेप अगर समझ में ना आया, एक बार और वीडियो देखें, फिर भी ना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा स्टेप छूट रहा है, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। फिलहाल इसको लाइक करें, शेयर करें, औरों को दिखाना चाहते हैं या चाहते हैं कि समझें और, तो उनको शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि समझ में आया या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।